सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के 9वें नियम के साथ संपूर्ण व्यंजन संधि को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमने व्यंजन संधि के 8 नियमों पर 7 वीडियो आपके पास भेजे हैं। यदि वह वीडियो आपके पास नहीं पहुंचे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और विस्तृत रूप से आप व्यंजन संधि को उन वीडियोज के माध्यम से समझ पाएंगे। तो आइए अंतिम नियम को समझने के बाद पूरी व्यंजन संधि को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और व्यंजन संधि को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम विसर्ग संधि की तरफ आएंगे और विसर्ग संधि के बाद समास की तरफ बढ़ेंगे। आइए स्क्रीन में। व्यंजन संधि पहला नियम कहता है, यदि ता के बाद में कोई वर्गीय व्यंजन अथवा ला आए तो ता के स्थान पर वही वर्ण होता है, यानी जो वर्ण आता है वही होता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि का और पा वर्ग को छोड़ करके, यानी ता के बाद में कोई वर्गीय व्यंजन यानी का से लेकर के मा तक के बीच का कोई वर्ण आता है तो वह यानी ता उसी व्यंजन में बदल जाता है। लेकिन का और पा वर्ग को छोड़ दिया जाए तो का और पा की लाइन के अगर अक्षर आएंगे तो वहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके बाद जैसे उदाहरण के लिए तत् और लीन, ता के बाद में ला आया इसलिए तल्लीन ता ला में बदल गया। इसी प्रकार सत और जन, सज्जन, ता के बाद में जा आया तो ता जा के रूप में बदल गया। इसी प्रकार जगत और नाथ, जगन्नाथ। पुनः तत् और चरित्र, तच्चरित्र। यहाँ उत और कंठा, थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। यदि का और पा ही आ जाए या का और पा की लाइन का ही कोई वर्ण आए तो क्या होगा, तो यहाँ पर उदाहरण दिया तत्पुत और कंठा, का की लाइन का अक्षर है इसलिए ता में परिवर्तन नहीं हुआ और ता ही रह गया, शब्द बना उत्कंठा। इसी प्रकार से सत्य और पुरुष, सत्पुरुष। किंतु तत् और टंकित, तत्व और टंकित ता के बाद में टा आया है जो का अथवा पा की लाइन का नहीं है इसलिए यहाँ पर तत्टंकित। अब दूसरा नियम देखते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है पहले नियम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब द्वितीय नियम कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय वर्ण अथवा चतुर्थ वर्ण या फिर या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प, ये 5 अक्षर क, च, ट, त, प प्रथम वर्ण हैं और इनके बाद में कोई तृतीय वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब अथवा चतुर्थ वर्ण यानी घ, झ, ढ, ध, भ अथवा या अथवा व या फिर कोई स्वर आते हैं तो प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। जैसे तत् और देश। तत् त पहला अक्षर है, द तीसरा अक्षर है अपनी लाइन का, इसलिए त तृतीय वर्ण में यानी अपनी लाइन के तीसरे अक्षर में
बदल गया। त की लाइन का तीसरा अक्षर है द, अतः तद्देश। इसी प्रकार सत और गति। सत प्रथम वर्ण है त, ग का की लाइन का तृतीय वर्ण है, इसलिए त अपने लाइन के तीसरे वर्ण में बदलेगा, यानी ता की लाइन का तीसरा वर्ण है द, अतः सतगति। जगत और ईश। जगत त प्रथम वर्ण है, ई स्वर है, इसलिए जगत और ईश जगदीश। तत् और अर्थ। त प्रथम वर्ण, अ स्वर, इसलिए संधि हुई तो शब्द बना ताकि का तीसरा यानी द, तो शब्द हुआ तदर्थ। यदि हम इसके कुछ उदाहरण अलग से देखें जो स्क्रीन में नहीं हैं, जैसे वाक और ईश। वाक का अपनी लाइन का प्रथम वर्ण और ई स्वर, इसलिए का तृतीय वर्ण में जाएगा तो क ख ग, और ईश तो शब्द बना वागीश। अगला नियम देखते हैं। कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी क च ट त प के बाद पंचम वर्ण यानी अंगा, इया, ण, न अथवा मा, इनमें से कोई व्यंजन आते हैं तो प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है, यानी उसी का पंचम वर्ण होता है। तत् और मात्रा। तत् त प्रथम वर्ण, मात्रा का म तृतीय वर्ण, वो क्षम्यता पंचम वर्ण, अतः ता की लाइन का पंचम वर्ण न, और शब्द बनेगा तन्मात्रा। इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा पहले नियम ने कहा था कि यदि ता के बाद में का अथवा पा वर्ग को छोड़कर, अब यहाँ हम देखेंगे कि यदि अंगा और माँ को छोड़कर कोई दूसरा व्यंजन आएगा तो ता उसी में बदलेगा, जैसे जगत और नाथ, तो जगन्नाथ बना था। तत् और मात्रा। त प्रथम वर्ण, म पंचम वर्ण, इसलिए ता की लाइन का पंचम वर्ण यानी तन्मात्रा। इसी प्रकार सत और मार्ग। सन्मार्ग। जगत माता, जगन माता। वाक का पहला अक्षर, म पंचम वर्ण, इसलिए का पंचम वर्ण यानी अंगा, तो शब्द बना वांग्मय। मत और मन, मन मनः। उत और माद, उन्माद। इसी प्रकार से और भी बहुत से उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं। अगला नियम कहता है, देखते हैं, यदि वर्ग के पंचम वर्ण के बाद कोई वर्गीय व्यंजन, वर्ग के पंचम वर्ण यानी अंगा, ञ, ण, न और म, इन 5 वर्णों के बाद में कोई वर्गीय व्यंजन आता है, यानी का से लेकर के मा तक के बीच का कोई वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर तस्य स्थाने यानी पंचम वर्ण के स्थान पर आगतस्य वर्णस्य, जो वर्ण आया है उसका पंचम वर्ण होता है। अर्थात यदि मान लें अंगा के बाद में का से मा तक के बीच का कोई वर्ण आता है, तो जिस लाइन का वर्ण होगा उसका 5वां वर्ण बनेगा, यानी अंगा के बाद में यदि का की लाइन का कोई वर्ण आता है तो अंगा ही रहेगा।
यदि चा की लाइन का कोई वर्ण आता है तो इया बनेगा। टा की लाइन का कोई वर्ण आएगा तो टा ठ ड ढ ण, तो इसलिए टा की लाइन से ण बनेगा। ता की लाइन में ना आएगा। पा की लाइन का कोई वर्ण आता है तो म बनता है। इस प्रकार से सभी के साथ में है। आगे कहता है किंतु यदि अवर्गीय व्यंजन आता है, यानी माँ के आगे का कोई वर्ण आता है, तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर हो जाता है। जैसे सम और गम। सम म पंचम वर्ण है, ग वर्गीय व्यंजन है जो का की लाइन का है, इसलिए म के स्थान पर का की लाइन का पांचवा अक्षर यानी क ख ग घ ङ ऐसा हुआ तो शब्द बना संगम। इसी प्रकार सम धन चित, म पंचम वर्ण, च वर्गीय व्यंजन, इसलिए माँ के स्थान पर चा की लाइन का पंचम वर्ण यानी इया और शब्द हुआ संचित। इसी प्रकार सम और कल्प, संकल्प। यहाँ कुछ अवर्गीय व्यंजन के उदाहरण देखते हैं। कहता है सम और शय। सम म और शा अवर्गीय व्यंजन, यानी माँ के बाद या से शुरू होने वाले, या से लेकर के आगे के वर्ण, इसलिए म के स्थान पर अनुस्वर हुआ और शब्द बना संशय। संशय। पुनः सम और यम। सम म पंचम वर्ण, या अवर्गीय व्यंजन, इसलिए शब्द हुआ संयम, माने माँ के स्थान पर अनुस्वर हुआ। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं, अगला नियम देखते हैं। पुनः कहता है यदि तकारस्य अनंतरम यानी ता के बाद शकारः यानी श आए तो ता के स्थान पर श, ता के स्थान पर च और श के स्थान पर छ होता है। उदाहरणार्थ भगवत शरणम, ता के बाद में श आया है, इसलिए ता का च और शा का छ होगा भगवत शरणम। पुनः तत् शिवः, ता के बाद में पुनः श आया, इसलिए ता का च और शा का छ तत्शिवः। तत् श्रुत्वा, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि श्रा श और रा से मिलकर बनता है, इसलिए श ही मानना पड़ेगा, तो श का छ बनता है, इसलिए तच्छ्रुत्वा ऐसा शब्द बना। यत श्रुतवान, यत त श्रा श्रुतवान से, तो श्रा में श और रा, इसलिए यत श्रुतवान। अब अगला उदाहरण देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। पुनः छठा नियम, यदि वर्गस्य प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी क च ट त पा के बाद ह आता है, ह, तो तर्हि प्रथम वर्ण के स्थान पर यानी क च ट त प के स्थान पर तृतीय वर्ण। अब तृतीय वर्ण किसका? जो प्रथम वर्ण था उसी का तृतीय वर्ण, यानी का अगर है तो का के स्थान पर गा होगा, हा अगर है, क्षम्यताम, चा अगर है तो चा की लाइन में जा आता है, इसलिए जा होता है। तो कहता है प्रथम वर्ण स्थाने, प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण और ह स्थाने, हा के स्थान पर उसी का चतुर्थ वर्ण होता है। उसी का चतुर्थ वर्ण यानी जो प्रथम वर्ण था
वही उसी का तृतीय वर्ण और उसके आगे हा के स्थान पर उसी का चतुर्थ वर्ण होगा। उदाहरण देखते हैं। उत और हार, त वर्ग का प्रथम वर्ण और हा, तो त तृतीय वर्ण में है यानी दा में बदला और हा धा में बदला और शब्द बना उद्धार। इसी प्रकार से तत् और हित, ता के बाद में हा आया इसलिए ता के स्थान पर द और हा के स्थान पर ध शब्द हुआ तद्धित। उत और हृत, उत त प्रथम वर्ण हा तो शब्द हुआ उद्धृत। इसी प्रकार से भगवत हितैषी, भगवत हितैषी। अभी हम जितने उदाहरण देख रहे हैं ताकि उदाहरण हमको सामने दिख रहे हैं। यदि मान लीजिए कि काका कोई उदाहरण हो वाक, वाक और हरती ऐसा शब्द होता तो क्षमता का की लाइन का तृतीय वर्ण यानी का से गा होता और हा उसी का चतुर्थ वर्ण यानी घा होता तो शब्द बनता वाग्घरति। इनके उदाहरण हम और भी बहुत से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर इसको और विस्तार से देखना है तो लिंक में आपके सभी अलग अलग नियमों की वीडियो भी हैं, आप उनको देख करके और अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो पुनः अगला नियम कहता है यदि वर्ग के पंचम वर्ण के बाद स्वरः आगच्छति यानी कोई स्वर आता है तो दोनों के बीच में संयोग होता है। संयोग होता है इसका मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता और जो स्वर आया था वह पंचम वर्ण में मात्रा के रूप में लग जाता है। किंतु यदि नकार के बाद में, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि पंचम वर्ण ना भी है, किंतु यदि ना के बाद में कोई स्वर आए तो ना का द्वित होकर के यानी ना दो हो जाते हैं और इसके बाद संयोग बनता है। देखेंगे उदाहरण अयम और एव। अयम म आया पंचम वर्ण है, एव ए स्वर है, इसलिए हमारा जो शब्द बना अयमेव। इयम और अस्ति, म पंचम वर्ण अ स्वर शब्द हुआ इयम अस्ति। अस्मिन और एव, यहाँ पर न ये भी पंचम वर्ण है और ए स्वर है, किंतु नियम ने कहा यदि ना के बाद में स्वर आता है तो ना का द्वित्व होता है, इसलिए यहाँ पर अस्मिन के ना दो हो गए और शब्द हुआ अस्मिन्नेव। इसी प्रकार से तस्मिन् अस्ति, तस्मिन् अस्ति और अर्हन् और इति, ना के बाद में ई आया, ई स्वर है, ना पंचम वर्ण है, ना का द्वित्व होगा तो शब्द हुआ अर्हन्निति। आगे का नियम देखते हैं। कहता है यदि सम उपसर्गानंतरम क्री धातोः निर्मितः शब्दः आगच्छति, यानी सम उपसर्ग के बाद, सम के बाद में सम का मा है और उसके बाद में क्री धातु से बना कोई भी शब्द, कार, करना, क्रिया या और भी क्री धातु से बना हुआ करने के अर्थ में लिए हुए कोई भी शब्द, तो वहाँ पर कहता है तर्हि मा स्थाने अनुस्वर,
तो सम का जो मा है वह अनुस्वर में बदलता है और इसके बाद का से पहले आदेश सकार का आगमन हो जाता है, यानी सा जुड़ जाता है, जैसे सम और कार, सम कारः। म और का आया, क्री धातु से बना है कार, इसलिए सम का म अनुस्वर में बदला और शब्द हुआ संस्कार। इसी प्रकार सम और करोति, सम करोति क्री धातु का लट लकार का रूप है, इसलिए शब्द होगा संस्करोति। पुनः पुनः सम और कृति संस्कृति, सम और करणम संस्करणम। यहाँ पर देखेंगे क्री धातु से बना शब्द ही होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होता है। अब 9वां नियम देखते हैं, जो उससे पहले 9वें नियम के लिए सामान्य सा नियम है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसलिए 9वें नियम के लिए हमने अलग से वीडियो नहीं बनाया, बल्कि 9वां नियम इसी में शामिल कर दिया है और उसको समझते हैं, थोड़ा सा और गंभीरता से देखते हैं। आप इस 9वें नियम को अपवाद समझ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे पहले आपने जितने नियम पढ़े हैं 8, इन 8 नियमों में एक विशेषता रही है। जो आपका प्रथम शब्द था वह हमेशा हलंत था, सबके साथ में अंत में हल लगा हुआ था। यह एक ऐसा नियम है जिसमें प्रथम शब्द हलंत नहीं है। तो कहता है यदि स्वर के बाद में, यानी किसी शब्द के प्रथम शब्द के अंत में हल नहीं लगा है, कोई सामान्य मात्रा है, और इसके बाद में छ अथवा क्ष, इन दोनों वर्णों में से कोई वर्ण आता है, तो दोनों के बीच में च का आगमन स्वयं ही हो जाता है और शेष कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वृक्ष और छाया, वृक्ष हलंत नहीं है, क्ष लगा हुआ है और इसलिए बाद में छाया आने के कारण शब्द हुआ वृक्ष छाया। परि और छेद, परि ई का आगमन ई है, ई स्वर है और छेद छ है, इसलिए शब्द हुआ परिच्छेद। इसी प्रकार से अनु और छेद अनुच्छेद। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से आपको व्यंजन संधि में कोई कठिनाई होगी। इसके बाद भी यदि आपको व्यंजन संधि में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप इसको और भी गहराई में समझना चाहें तो और भी उदाहरण देखना चाहें तो आपको पिछले 8 वीडियोस के लिंक आपके पास इसी में पड़े हुए हैं। आप वहां से देख करके और पहले के 8 वीडियो को देख करके गंभीरता से आप व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। आशा है यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के बाद यानी अगले वीडियो से हम देखेंगे विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि को समझने के बाद हम आएंगे समास की तरफ। रस छंद अलंकार अभी हमारा बहुत कुछ बचा हुआ है। इससे पहले हमने स्वर से लेकर के यानी अक्षर से लेकर के और कारक, लकार, पुरुष, वचन, इन सब के वीडियो भेजे हुए हैं, बनाए हुए हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम इनको सही तरीके से समझ पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के साथ में
सभी वीडियो आसानी से जा सकते हैं, देख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।